हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग फैक्ट्री। सो अपन आगे अब टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कैथेटर वाला अपना एलिमिनेशन आपने देख लिया, कैथेटराइजेशन। अब देखते हैं कोलोस्टोमी। कोलोस्टोमी नेक्स्ट अपना टॉपिक है कोलोस्टोमी। तो कोलोस्टोमी के बारे में बताता हूँ। कोलोस्टोमी क्या होता है? आर्टिफिशियल ओपनिंग ऑफ द कोलोन और लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। तो आपने क्या बनानी? ओपनिंग बनानी है। ओपनिंग बनानी है। कहाँ पे ओपनिंग बना रहे हो आप? इसके अंदर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ओपनिंग बना रहे हो। कहाँ? एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। तो कोलोस्टोमी के बारे में क्या है? आपने क्या बनानी है? ओपनिंग बना रही है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। जो एब्डोमिनल वॉल है, एब्डोमिनल है, उसके आगे फ्रंट की साइड, एंटीरियर साइड जो बना रहे हो, दैट इज कोलोस्टोमी। ये इसका हो गया इंट्रोडक्शन कोलोस्टोमी का। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि क्या ऑब्जेक्टिव है या पर्पस है कोलोस्टोमी के। तो कोलोस्टोमी करने के पर्पस जो है, पर्पस और ऑब्जेक्टिव्स क्या है? पहला जो आपका पर्पस है, क्या पहला जो आपका पर्पस होने वाला है, क्या करने वाले हैं अपन कि एलिमिनेट करने वाले हैं या पास आउट करने वाले हैं स्टूल को और फिटस जो है, स्टूल और गैस मतलब फाइटस। तो ये दोनों अगर पास आउट करने वाले, ये इसका क्या हो रहेगा ऑब्जेक्टिव किसका? कोलोस्टोमी के अंदर यही करने वाले हैं अपन। इसका उद्देश्य इंडिकेशन अब किन किन कंडीशनों में करने वाला हूँ। पहला इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर करने वाला हूँ। अब देखते हैं इंडिकेशंस क्या क्या होने वाली है इसकी। इंडिकेशंस किन किन कंडीशन में करने वाला हूँ। पहला इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन के केसेस में करने वाला हूँ, जहां पे क्या है इंटेस्टाइन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, स्टूल पास आउट नहीं हो रहा, उसके अंदर मैं करने वाला हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं कॉलोन कैंसर के अंदर करने वाला हूँ। कौन कौन से कैंसर के अंदर? एक कॉलोन कैंसर के अंदर करने वाला हूँ, कॉलोन और रेक्टल कैंसर के अंदर। यहाँ क्या है, जीआई की जो कॉलोन की क्या है, वो कॉलोन की क्या है मोटिलिटी जो है, फर्स्ट क्लासेस जो हो रहे हैं आगे मोटिलिटी होगी, आगे स्टूल को पास आउट नहीं करेगी। तो इसलिए अपन क्या करें, पहले ही क्या करें, ओपनिंग बना लें, तो वहां से क्या अपन स्टूल पेशेंट क्या है पास कर पाए। तो इसलिए क्या है, कॉलोन और रेक्टल के अंदर क्या हो, कैंसर हो जाएगा। तो क्या हो गया, कैंसर हो जाएगा। तो मोटिलिटी जो है उसकी नहीं रहेगी, कॉलोन की मोटिलिटी नहीं रहेगी, तो आगे मूव नहीं करेगी। जो फिकल मैटर जो पड़ा हुआ है, वेस्ट है, तो उसको आगे मूव नहीं करेगी। तो पहले ही अपन ओपनिंग से उसको निकाल लेंगे। दैट इज आर इंडिकेशन फॉर कोलोस्टोमी। एक क्या है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, दूसरी है कॉलोन रेक्टल कैंसर हो जाएगी। उसके बाद में बात गया इंटेस्टाइनल ट्यूमर। ये हो गया इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, कॉलोन कैंसर, रेक्टल सर। उसके बाद रेक्टल ट्यूमर हो सकता है, कोलोरेक्टल ट्यूमर हो सकता है, या इंपोर्टेंस ऑफ इम्परफोरेट ऑफ एनस। फिर क्या है आपका, क्या एनस जो हो इम्परफोरेट हो जाए। इम्परफोरेट मतलब ओपनिंग नहीं है वहां पे, ओपनिंग नहीं है वहां पे, ओपनिंग नहीं है तो वहां से जाएगा ही नहीं, फिकर मेटा जाएगा नहीं। तो फिर अपन को पहले ही क्या है ओपनिंग बना के उसको निकालना पड़ेगा। तो इन कंडीशन में इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के केसेस में, कॉलन रेक्टल कैंसर के अंदर एनस जो है क्या हो इम्परफोरेट हो, परफोरेट नहीं है मतलब ओपनिंग नहीं है, तो इम्परफोरेट एनस है, तो वहां पे आप इन केसेस के अंदर क्या करने वाले हो, कोलोस्टोमी करने वाला, एक ओपनिंग के थ्रू क्या करने वाले हो, स्टूल को निकालने वाले हो। नेक्स्ट देखते हैं कि कॉन्ट्राइंडिकेशन कौन कौन सी इंडिकेशन, कौन कौन सी कॉन्ट्राइंडिकेशन है जहां पे मैं चीज नहीं करूंगा। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन देखते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन साथ साथ आप लिख सकते हो इसको ना नोट्स में, कॉन्ट्राइंडिकेशंस। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी जाके आप सब्सक्राइब करके हो। कॉन्ट्राइंडिकेशंस के अंदर देख सकते हैं, तो इन केस ऑफ एनी सीवियर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, अगर ब्लीडिंग कर रही है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के अंदर आप क्या है कोलोस्टोमी बनाओगे तो वहां पे क्या होगा, ब्लीडिंग ज्यादा होगी। तो इसलिए क्या है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के अंदर आपने क्या नहीं करना है, कोलोस्टोमी नहीं करनी। तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के अंदर क्या अवॉइड करनी है आपने, कोलोस्टोमी अवॉइड करनी है। यहां तक आई गेस आपको क्लियर होगा कि आपकी क्या है पर्पजेस क्या है। उसके इंट्रोडक्शन मैंने बताया, कोलोस्टोमी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के अंदर क्या है ओपनिंग बनाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। इंडिकेशंस हो गई उसकी, कॉन्ट्राइंडिकेशन मैंने बताई। अब देखने वाले हैं अपन क्लासिफिकेशन क्या है कोलोस्टोमी का, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो, तो मैं क्लीन कर देता हूं ये। उसके बाद देखते हैं हम क्लासिफिकेशन क्या है अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट ऑफ कोलोस्टोमी, कि अपन किस जगह कोलोस्टोमी लगा रहे हैं। तो कोलोस्टोमी का क्या है प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन है। प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग तो कौन कौन सी हो सकती है प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, एक हो सकती है ड्राई कोलोस्टोमी, एक हो सकती है वेट कोलोस्टोमी। एक हो सकती है ड्राई, एक हो सकती है वेट कोलोस्टोमी। ठीक है, ये होगा कोलोस्टोमी का क्लासिफिकेशन। एक थे अकॉर्डिंग टू ड्राई और दूसरा क्या है अकॉर्डिंग टू वेट कोलोस्टोमी। या इसको वेट लिख सकते हो पहले, या सेकंड ड्राई लिख सकते हो।
ठीक है। अब वेट कोलोस्टोमी के अंदर वेट कोलोस्टोमी क्या होगा? वेट कोलोस्टोमी स्टूल जो है रिसीव्ड होगा किसमें? वेट है तो गीला है तो लिक्विड फॉर्म में स्टूल यहाँ पे रिसीव होने वाला है। और इंसिजन कहाँ लगने वाला है इसका? असेंडिंग कोलन के अंदर। कहाँ लगता है असेंडिंग कोलन के अंदर इंसिजन लगता है? यहाँ पे वेट कोलोस्टोमी का इंसिजन लगता है, इंपॉर्टेंट है, इंसिजन लगता है असेंडिंग कोलन के अंदर लगने वाला है। असेंडिंग कॉलम में जो लगने वाला है इंसिजन लगने वाला है। और जो स्टूल का फॉर्म क्या होगा? लिक्विड फॉर्म स्टूल होगा, क्योंकि असेंडिंग कॉलम के अंदर अभी क्या है? वाटर कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, अभी भी वाटर है, पानी है, वहां का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है अभी वाटर का कंप्लीटली, जितना भी जो फॉर्म बना हुआ है वेस्ट उसके अंदर नहीं हुआ है फिकल मैटर के अंदर। तो अभी क्या है? लिक्विड फॉर्म के अंदर स्टूल असेंडिंग है, अभी तो शुरू हुआ है, कॉलम में आए है अभी स्टूल, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? लिक्विड स्टूल आएगा वेट कोलोस्टोमी के अंदर। उसके बाद बात करते हैं, यहां तक ये हो गया। तो ये क्या है? शॉर्ट टर्म के अंदर अपना जो है टेम्परेरी होती है या शॉर्ट टर्म होती है? कॉस्ट क्या होती है? ये टेम्परेरी होती है, आपको पता होना चाहिए। वेट कोलोस्टोमी क्या है? टेम्परेरी है, टेम्परेरी और शॉर्ट टर्म है ये, क्योंकि स्टूल कैसा आ रहा है? अभी तो लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, तो टेम्परेरी अभी फटाफट अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो मैं वेट कोलोस्टोमी करके स्टूल को निकाल लूंगा जो सेम आएगा लिक्विड की तरह। तो इसलिए ही ये क्या है? टेम्परेरी है, शॉर्ट टर्म है। ड्यूरेशन जो मैं इसकी रखता हूँ, शॉर्ट टर्म की ड्यूरेशन मैं मान लेता हूँ 1.5 महीने से 2 महीने या 6 to 8 वीक सेम हो गया। तो 6 वीक से 8 वीक्स जो है इसका टेम्परेरी है, शॉर्ट टर्म है, तो ड्यूरेशन इसका कम रहने वाला है। इंसिजन जो ओपनिंग होगी स्टोमा होगा ऑलवेज ऑन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन। अब असेंडिंग कॉलन देखते हो, असेंडिंग कॉलन कहाँ होगी? राइट साइड के अंदर होगी। असेंडिंग कॉलन जो है राइट साइड है, राइट साइड है, इस साइड है, तो राइट साइड में इंसिजन, जो इंसिजन लगने वाला है कहाँ लगने वाला है? इंसिजन कहाँ लगेगा? राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन। कहाँ लगने वाला है इंसिजन? राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन लगने वाला है। यहां तक हुआ, इसका क्या हो गया? वेट कोलोस्टोमी का। नेक्स्ट बात करते हैं ड्राई कोलोस्टोमी। ड्राई कोलोस्टोमी के अंदर जो होता है स्टूल जो रिसीव होता है नॉर्मल फॉर्म के अंदर, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द स्टूल इज सॉफ्ट एंड फॉर्म। आपको पता होना चाहिए स्टूल का लिक्विड तो नहीं होता है स्टूल, तो नॉर्मल स्टूल जो होता है क्या होता है? ड्राई होता है एंड फॉर्म्ड होता है। दैट इज योर नॉर्मल नॉर्मल टेक्सचर ऑफ द स्टूल क्या है? ड्राई होता है, फॉर्म्ड होता है, ये है नॉर्मल। नॉर्मल फॉर्म द स्टूल इज सॉफ्ट एंड फॉर्म्ड। क्या होता है? ड्राई बोल दो या सॉफ्ट, सॉफ्ट एंड फॉर्म्ड, मतलब लिक्विड नहीं होता है। तो ये यहाँ पे जो स्टूल आने वाला है वो नॉर्मल आने वाला है, सॉफ्ट या फॉर्म्ड होता है, कंप्लीटली फॉर्म्ड होता है। जैसे डायरिया के अंदर क्या होता है? वेट आता है, लिक्विड आता है, तो उस तरह से इसके अंदर नहीं आता लिक्विड, इसके अंदर बिल्कुल सॉफ्ट होता है, फॉर्म्ड होता है, बना हुआ होता है। सो दैट इज इन ड्राई कोलोस्टोमी। नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्टूल इज सॉफ्ट एंड फॉर्म। इंसिजन कहाँ लगाते हो आप? यहाँ पे कहाँ इंसिजन लगा रहे थे? यहाँ इंसिजन कहाँ लगा रहे थे? असेंडिंग कोलन के अंदर लगा रहे थे इंसिजन, वहां पे आप इंसिजन लगाते हैं सिग्मोइड कोलन के अंदर। वहां क्या लगाते हो? सिग्मोइड कोलन के अंदर लगाते हो। तो इंसिजन यहाँ लगने वाला है किसके अंदर? सिग्मोइड कोलन के अंदर। सिग्मोइड कोलन के अंदर इंसिजन लगने वाला है, इसीलिए लास्ट पार्ट में यहां लग रहा है इंसिजन। तो सिग्मोइड कोलन में इंसिजन लग रहा है, तो उसको इसीलिए बोल रहे हैं कहां पे? एंड कोलोस्टोमी। तो विच कोलोस्टोमी नोन एज ए एंड कोलोस्टोमी? ड्राई कोलोस्टोमी। तो ये अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट आपको बताया मैंने। सॉफ्ट फॉर्म होता है, सिग्मोइड कोलन होती है, एंड कोलोस्टोमी मैंने बताया इसको कहते हैं। और परमानेंट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है? टेम्पररी है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? एंड को परमानेंट बोलेंगे। इंसिजन स्टोमा, और जो इंसिजन जो स्टोमा होता है वो कहाँ होता है? लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन जो होता है, कहाँ होता है? लेफ्ट साइड होता है किसके? एब्डोमेन के। तो मैंने क्या बोल दिया? एंड कोलोस्टोमी बोल दिया इसको। शॉर्ट टर्म में ये है तो ये परमानेंट हो गई आपको, क्योंकि सेम का स्टूल कैसा आ रहा है? नॉर्मल स्टूल आ रहा है, कैसा आ रहा है? नॉर्मल। तो ये होगी परमानेंट, ये हो गई परमानेंट हो गई। इसके अंदर इंसिजन कहाँ लग रहा है? लेफ्ट साइड में लग रहा है, क्योंकि आपकी सिग्मोइड कोलन क्या है? एब्डोमेन के लेफ्ट साइड है। तो यहां तक आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए कि वेट और ड्राई के अंदर क्या क्या डिफरेंशिएशन है। तो यहां तक आई होप आपको क्लियर हुई चीजें। कोलोस्टोमी वेट एंड ड्राई, ये अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट मैंने बताया। नेक्स्ट बताता हूँ प्रिपरेशन बिफोर कोलोस्टोमी। तो कोलोस्टोमी से पहले क्या क्या प्रिपरेशन करनी है। आई होप आपको राइटिंग वगैरह यहाँ तक क्लियर हुई, वर्डिंग आपको दिख रही है। अगर क्वालिटी हाई भी कर सकते हैं, मगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है देखने में। भाई साथ साथ लिखते हुए जाए, आप जो भी मैं बता रहा हूँ साथ साथ लिखते हो तो बेनिफिट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिपरेशन बिफोर कोलोस्टोमी। कोलोस्टोमी प्रोसीजर करने से पहले आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी है आपने। तो क्या देख रहे हैं अभी अपन? प्रिपरेशन।
प्रिपरेशन बिफोर कोलोस्टोमी। कोलोस्टोमी करने से पहले पहले मैं क्या क्या प्रिपरेशन करूं? तो कोलोस्टोमी करने से पहले आपने क्या क्या करना है? नर्सिंग रूल जो आपके प्री प्रोसीजर जो नर्सिंग रूल है वो क्या है? प्रिवेंट हाई फाइबर डाइट 2-3 डेज बिफोर प्रोसीजर। तो प्रोसीजर से पहले 2 से 3 दिन पहले पहले क्या करने वाला हूँ? हाई फाइबर डाइट को आप बंद करने वाला हूँ 2 से 3 दिन पहले। हाई फाइबर जो डाइट है, हाई फाइबर डाइट को क्या करना है? बंद करने वाला हूँ। हाई फाइबर डाइट को स्टॉप करने वाला हूँ 2 से 3 दिन पहले प्रोसीजर के। क्योंकि फाइबर ज्यादा लोगे तो स्टूल ज्यादा बनेगा, तो स्टूल तो आपने कम करना है अभी, क्योंकि कोलोस्टोमी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो मैटर पड़ा हुआ है वो निकाल लें। तो जितना ज्यादा स्टूल बनेगा उतना ज्यादा आपको कोलोस्टोमी क्या होगा? खाली करनी पड़ेगी। इसलिए आपने क्या करना है? वहां पे 2-3 डेज बिफोर क्या है ना, फाइबर बंद करना है। क्योंकि कोलोस्टोमी आप करने वाले हो वहां पे क्या होगा? फिकल मैटर पड़ा हुआ तो कोलोस्टोमी करते वक्त प्रोसीजर जब करोगे तो नहीं हो पाएगा ठीक से। तो कोलोस्टोमी क्या करना है आपने? 2 से 3 दिन पहले क्या होता है? फाइबर, हाई फाइबर डाइट है जो क्या करना है? कम करनी है आपने, स्टॉप करनी है 2 से 3 दिन पहले, बंद कर देनी है, प्रिवेंट करनी है आपने। और नॉट बाई माउथ, उसमें आप पूछोगे कि एनपीओ कब रखना है, कि एनपीओ कब रखें पेशेंट को? बिल्कुल ही बंद कर दो 6 to 8 आवर बिफोर प्रोसीजर टू प्रिवेंट रिस्क ऑफ एस्पिरेशन। अब रिस्क और एस्पिरेशन कम करने के लिए मैं कितने आवर पहले एनपीओ रखूंगा? मैं पेशेंट को एनपीओ रखूंगा एटलीस्ट 8 आवर या फिर 6 to 8 आवर मैं एनपीओ रखूंगा। तो चांसेस क्या है? तो इससे क्या होगा? रिस्क ऑफ एस्पिरेशन चांसेस है, रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, क्योंकि आप जीआई के अंदर पढ़ा रहेगा तो उसमें एस्पिरेशन के चांसेस, रेजिटेशन अगर होता है प्रोसीजर के वक्त में तो क्या हो सकता है? नोजिया और रेजिटेशन एंजाइटी वगैरह की वजह से ड्यूरिंग प्रोसीजर हो सकता है, तो उसके चांसेस ऑफ एस्पिरेशन भी बढ़ जाएंगे। तो इसलिए एनपीओ रखने वाला हूँ मैं 8 आवर बिफोर प्रोसीजर। फिर थर्ड में देखता हूँ, इफ पेशेंट हैव एंजाइटी रिलेटेड टू सर्जरी नर्स कैन कम्युनिकेट विद पेशेंट। तो अगर आप अबाउट एनी डाउट टू रिलीव एंजाइटी, तो आपने क्या करना है? थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एंजाइटी आपने रिलीव करनी है पेशेंट की, ताकि उससे बात करके अबाउट प्रोसीजर जितने भी डाउट्स हैं, तो पेशेंट की एंजाइटी आपने कम करनी है, ताकि उससे कोलोस्टोमी से रिलेटेड जितने भी डाउट्स है आपने सॉल्व करने हैं। फोर्थ में बताओ, साइड प्रिपरेशन करनी है आपकी। साइड को प्रिपेयर करोगे तो पार्ट प्रिपरेशन बोलते हैं, साइड प्रिपरेशन या पार्ट प्रिपरेशन कहते हैं, जस्ट बिलो द निपल्स टू मिड थाई। किससे करनी है आपने? बीटाडीन स्क्रब जो होता है उससे करनी है। सॉल्यूशन जो आपने ये लेना है 7.5% बीटाडीन यूज करना है, या फिर पॉविडोन यूज कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ साइड प्रिपरेशन कैसे। साइड प्रिपरेशन जो कर रहे हैं अपन, साइड प्रिपेयर कर रहे हैं या पार्ट प्रिपेयर करते हैं? साइड प्रिपरेशन किससे कर रहे हो? 7.5% बीटाडीन से कर रहे हो। ये पॉविडोन कहाँ से कर रहे हो आप? मैंने बताया साइड प्रिपरेशन 7.5% बीटाडीन कहाँ से कर रहे हैं अपन प्रिपरेशन? कि जस्ट बिलो द निपल टू मिड थाई। कहाँ पे? बिलो द निपल टू मिड थाई, निप्पल से जस्ट नीचे मिड थाई के बीच तक, थाई के मिड तक, वहां तक आपने बीटाडीन का स्क्रब करना है। 7.5% बीटाडीन यूज करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है 7.5% बीटाडीन। तो बाकियों के अंदर 5% यूज करते हैं मेनली, पर क्या है कोलोस्टोमी के अंदर क्या यूज करें? जब आप प्रिपरेशन के अंदर 7.5% बीटाडीन, तो इंपॉर्टेंट है काफी। उसके बाद व्हाट इज द करेक्ट टाइम टू प्रिपेयर द पार्ट बिफोर सर्जरी या कोलोस्टोमी के अंदर? बिफोर 30 मिनट्स आपने देखना है कि पार्ट प्रिपरेशन ऐसा नहीं बहुत टाइम पहले आप कर लो। तो पार्ट प्रिपरेशन क्या है? एटलीस्ट हाफ एन आवर, आधे घंटे पहले आपने क्या करना है? पार्ट प्रिपरेशन करके रखनी है 7.5% बीटाडीन से। नहीं आप ज्यादा लंबे टाइम तक करोगे तो इन्फेक्शन वापस हो जाएगा, वो जो स्ट्राइल किया था आपने एरिया वो नहीं रहेगा स्ट्राइल। उसके बाद तो पेशेंट की पोजीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट पोजीशन कौन सी देने वाला? सुपाइन पोजीशन देने वाले हो, याद रखना पेशेंट की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ पॉइंट में बता देता हूँ पेशेंट की पोजीशन कौन सी होने वाली है? सुपाइन पोजीशन। पेशेंट की किस पोजीशन के अंदर आपने कोलोस्टोमी करने वाले हैं? पेशेंट की पोजीशन क्या रहने वाली है वहां पे? सुपाइन पोजीशन रहने वाली है पेशेंट की। जब कैथेटर होता है, यूरिनरी कैथेटर होता है, उसमें बीटाडीन कौन सा यूज करते हैं आप? इंपॉर्टेंट पॉइंट, 5% बीटाडीन यूज करते हैं। और कोलोस्टोमी जब करते हैं अपन उसके अंदर यूज करते हैं 7.5% बेटाडीन। तो यहां तक आपको पता चला कि प्रिपरेशन कैसे करनी है कोलोस्टोमी से पहले। अब मैं बता दूं कोलोस्टोमी की केयर कैसे करते हैं। अब देखते हैं कोलोस्टोमी केयर कैसे कर रहे हैं अपन। कोलोस्टोमी की केयर, जो आपने कोलोस्टोमी की है उसकी केयर कैसे करना है अपन? तो क्लीनिंग कर रहे हैं, क्लीनिंग अब देखनी साइट कैसे क्लीन कर रहे हैं अपन।
तो पेरिफेरी टू सेंट्रल करते हैं अपन, आउटर टू इनर। जो साइड क्लीन होती है, साइड को क्लीन करना है अपन ने, पेरिफेरी टू सेंटर, आउटर टू इनर। बाहर से अंदर की तरफ कर रहे हैं, बाहर से अंदर, बाहर से अंदर की तरफ कर रहे हैं, किसके अंदर, पेरिफेरी टू सेंटर अपन ने कोलोस्टोमी केयर के अंदर जो साइड की प्रिपरेशन है वो पेरिफेरी टू सेंटर तो कर रहे हैं। लेस कंटामिनेटेड टू हाई कंटामिनेटेड नहीं करना है आपने, किससे करना है, कैसे कर रहे हो, लेस कंटामिनेटेड टू हाई कंटामिनेटेड, दैट इज योर लेस कंटामिनेटेड और दिस इज हाई कंटामिनेटेड। कैसे करना है इसमें, लेस कंटामिनेटेड हाई कंटामिनेटेड, हाई कंटामिनेटेड लेस कंटामिनेटेड। हमेशा क्या करते हो आप, हाई कंटामिनेटेड को लेस कंटामिनेटेड की तरफ कर दोगे। जहां पे कंटामिनेशन ज्यादा है और जहां पे कम है वहां अगर पहुंचा दोगे, ज्यादा से कम की तरफ पहुंचा दोगे, तो जहां पे कम था तो उसमें वहां ज्यादा हो गया। तो हमेशा कैसे करते हैं, लेस टू हाई करते हैं अपन। जहां कम है वहां से करेंगे साफ ज्यादा, ताकि कम वाली साइड और क्लीन हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी कोलोस्टोमी केयर करो तो साइड प्रिपरेशन हमेशा पेरिफेरी टू सेंट्रल करते हैं, क्या लेस कंटामिनेशन हाई कंटामिनेशन या आउटर टू इनर करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, काफी लोग इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं। हमेशा लेस कंटामिनेशन से आप करोगे हाई कंटामिनेशन, ताकि लेस कंटामिनेशन वाला और ज्यादा साफ हो जाए। तो आपने क्या करना है, साइड क्लीनिंग जो करनी है कोलोस्टोमी केयर की, क्या करनी है, पेरिफेरी टू सेंटर करनी है, आउटर टू इनर करनी है। ये आपका पहला पॉइंट हो गया कोलोस्टोमी केयर के अंदर। उसके बाद सेकंड जो देखते हैं, अप्लाई जो आपने करना है 1% जिंक ऑक्साइड करना है अराउंड द स्टोमा, पाउडर ऑन द साइड करना है। आपने क्या करना है, सेकंड क्या करना है, जिंक ऑक्साइड का पाउडर। पाउडर कौन सा, जिंक ऑक्साइड 1% पाउडर जो करना है अराउंड स्टोमा, जो स्टोमा बनाओगे आप उसके अराउंड आपने क्या करना है, 1% जिंक ऑक्साइड का पाउडर जो है उसको छिड़कना है अराउंड द स्टोमा। उसका एडवांटेज क्या है, जिंक ऑक्साइड क्या करता है, प्रिवेंट करता है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, मेंटेन ड्राइनेस एंड सॉफ्ट टू द साइड। तो क्या करना है, ड्राइनेस आपके मेंटेन करता है, साइड को जो सॉफ्ट करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होने देता, रिड्यूस करता है, प्रिवेंट करता है स्किन इरिटेशन। किसकी, स्किन इरिटेशन जो इरिटेशन होने वाली है किससे, एचसीएल इफेक्ट ऑफ द स्टोमासाइड। जो एचसीएल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो निकलेगा, जो फीकल मैटर निकलेंगे वहां से भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलेगा। वहां पे आप कॉलोन के अंदर कर रहे हो तो वहां पे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो इरिटेशन करेगा, स्टोमा के अराउंड इरिटेशन करेगा, तो उसको क्या, जिंक ऑक्साइड क्या है, ठीक करेगा, इरिटेशन इफेक्ट कम कर देगा उसका जिंक ऑक्साइड। तो यू शुड कवर द स्टोमा विथ वेपर रिंग एंड हैंग विद दैट विथ कोलोस्टोमी बैग। तो उसके साथ में क्या करना है आपने, वेपर एक होता है तो क्या करना है, साथ में हैंग करना है किसको, वेपर को यूज करना है अराउंड द स्टोमा। तो जो किससे क्या होगा, कोलोस्टोमी बैग के साथ हैंग रहेगा। तो यू शुड कवर द स्टोमा, जो कवर करना है रैपर के साथ कवर करना है, या रैपर बोल दो उसको या रिंग बोल दो, रैपर या रिंग, रैपर या रिंग के साथ में कवर करना है स्टोमा को। ये स्टोमा है, इसको रैपर या रिंग के साथ में कवर करना है। तो कवर करोगे उससे क्या होगा, रिंग एंड हैंग जो होगा विद दैट कोलोस्टोमी बैग के साथ में क्या होगा, हैंग रहेगा। ये इसका एडवांटेज क्या है, रैपर रिंग का जो है प्रीवियस स्टूल लीकिंग, जो स्टूल लीक कर रहा है वो प्रिवेंट करेगा, क्योंकि आपने रिंग बना दी है, रैप लगा दिया, तो स्ट्रिंग जो लीक करने वाला है वो लीक नहीं होगा, मेंटेन करके रहेगा। तो हाइजीन भी जो है, हाइजीन भी मेंटेन रहेगी इसके साथ, रैपर रिंग के साथ। ठीक है, यहां तक व्हाट इज द साइज, आप पूछे कि साइज ऑफ वेपर जो होता है वो कट बाय द नर्स टू कवर द कोलोस्टोमी बैग, की कितना मैं कट करूं ताकि कोलोस्टोमी बैग जो मेरा कवर रह जाए। तो अगर उसका आंसर क्या आएगा, 1/8 इंच मोर देन डायमीटर स्टोमा। अब ये स्टोमा का डायमीटर है तो कितना, स्टोमा के डायमीटर से 1/8 इंच जो है, 1 इंच में क्या करूंगा, किसका डायमीटर होगा, वेपर का या रैपर या रिंग का। स्टोमा का डायमीटर उससे क्या होगा, डायमीटर जो होगा स्टोमा का डायमीटर से 1/8 होगा किसका, वेपर का। ठीक है, यहां तक हैंग विथ रेफर रिंग करना है, और स्टोमा के डायमीटर से 1/8 जो होने वाला है इसका वेफर का डायमीटर होने वाला है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया यहां तक कोलोस्टोमी केयर के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं, अब जो कलेक्ट करना है आपने कोलोस्टोमी बैग विथ रिंग ऑफ कोलोस्टोमी किट। जो कोलोस्टोमी किट है वहां उससे क्या करना है आपने, कनेक्ट करना है। अब जो कोलोस्टोमी बैग हुआ आपका, ये कोलोस्टोमी बैग हुआ, कोलोस्टोमी बैग को किसके साथ करना है आपने, फोर्थ पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट, कि कोलोस्टोमी बैग जो है उसको कनेक्ट करना है किसके साथ में, रिंग ऑफ कोलोस्टोमी किट। तो कोलोस्टोमी किट की रिंग है उसके साथ में आपने क्या कर दो, कनेक्ट कर दोगे आप, यही है, रिंग के साथ में आपने बैग कनेक्ट कर दिया। फोर्थ पॉइंट यही हो गया। ठीक है, फिर आपने जो ड्रेसिंग करनी है, ड्रेसिंग करनी है वो किससे करोगे आप, पेट्रोलियम ग्रोथ ड्रेसिंग। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट,
जो ड्रेसिंग मटेरियल यूज करने वाले हैं इसके अंदर कोलोस्टोमी के अंदर, पेट्रोलियम गोस ड्रेसिंग, पेट्रोलियम गोस की आपने क्या करनी है, ड्रेसिंग यूज करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। उसके बाद आपने साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है पेशेंट को। फिर उसके बाद साइकोलॉजी सपोर्ट दे दिया। इंप्रूव सेल्फ स्टीम क्यों दे रहे हैं, इंप्रूव सेल्फ स्टीम तो पेशेंट की सेल्फ स्टीम रहेगी। कंसर्न जो है जितनी भी अल्टर बॉडी इमेज, क्योंकि यहाँ कोलोस्टोमी जब आप लगाओगे पेशेंट की बॉडी इमेज जो है अल्टर्ड होने वाली है, खराब दिखेगा थोड़ा सा, तो उसके अंदर क्या होगा, आपको साइकोलॉजी सपोर्ट देना है पेशेंट की। कोलोस्टोमी बैग शुड बी एम्प्टी, और आपने खाली कब करा है याद रखना, एम्प्टी करने का ना एट 1/3 लेवल। जब कोलोस्टोमी बैग 1/3 लेवल हो जाए, तो कोलोस्टोमी बैग की कैपेसिटी अगर पूछे तो 500 से 1000 ml जो उसकी कोलोस्टोमी बैग की कैपेसिटी जो होती है, उसकी कैपेसिटी 500 से 1000 ml जो है इसकी कैपेसिटी होगी। और खाली कब करना होगा, जब क्या हो जाए 1/3 लेवल तक फिल हो जाए, तो ये हो गई इसकी कैपेसिटी। और जब आप एम्प्टी करोगे, एम्प्टी कब करोगे, जब 1/3 फिल हो जाए, 1/3 फिल हो जाए तो आप क्या कर दोगे, इसको एम्प्टी कर दोगे। ये हो गया। यहाँ पे साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है आपने, कंसर्न बता दिया, अल्टर्ड बॉडी इमेज रीजन। उसके बाद में आप क्या करोगे, कैपेसिटी बताया 500 to 1000 ml कैपेसिटी हो गई उसकी, और खाली कब कर दोगे, जब 1/3 बढ़ जाए। अगर 1000 ml ले रहे हो तो 1/3 बढ़ जाए, तो उसका मतलब 333 ml 333 ml तक बढ़ जाए, तो इतना अराउंड आपने 350 ml 350 ml तक वक्त आपने इसको खाली कर देना है। चेंज द कोलोस्टोमी बैग कर दो। अब कोलोस्टोमी बैग पूछेगा कितने दिन में चेंज कर दो, 3 से 5 दिन में आपने एटलीस्ट चेंज करना है। अगर मैं फर्स्ट प्रायोरिटी दूं तो कब करोगे, आप 3rd डे कर दोगे, तो 72 आवर्स के अंदर क्या कर दोगे, इसको चेंज कर दोगे कोलोस्टोमी बैग को। अगर पूछूं मैं चेंज वेफर ऑफ कोलोस्टोमी बैग, तो वेफर जो है उसका भी क्या कर दोगे आप, 3rd डे चेंज कर दोगे। तो व्हाट इज द कलर ऑफ द कोलोस्टोमी ऑब्जर्व बाय नर्स, मैं पहले ही बता देता हूं कि आपने क्या करना है, चेंज कब करना है। तो अगर मैं पूछूं वेफर और बैग दोनों को ही, अगर मैं पूछूं बैग का अगर पूछता हूं 3 to 5 डेज, और फर्स्ट प्रायोरिटी क्या लेता हूं 3rd डेज, तो दोनों को मानो तो 72 आवर या 3rd डेज या तीसरे दिन 3rd डे जो है 3rd डे मैं इसको एम्प्टी कर दूंगा, चेंज कर दूंगा सॉरी। तो ये हो जाएगा कोलोस्टोमी केयर के अंदर, ये बता दी। अब नेक्स्ट बात करेंगे अपन कि कैसे कैसे कलर के अकॉर्डिंग क्या देखने को मिलता है क्योंकि आपकी जो कोलोस्टोमी है वो क्या है, स्टोमा जो आपका ठीक है या नहीं है। ये होगी कोलोस्टोमी केयर में अभी